Hello everyone, this is Qasim sir, Qasim Qureshi, and back with a video on क्वेश्चन आंसर सेक्शन फॉर केमिकल इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, तो जैसा कि दो सेक्शंस अपने ऑलरेडी इसके लिए कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम बैक विद द थर्ड सेक्शन। तो आज के सेक्शन में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज ऑन पेज नंबर 46। तो पेज नंबर 46 पे बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 7 तो ऑलरेडी मैंने क्लास में भी नॉर्मल क्लास के अंदर भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बेसिकली बताना है इसके अंदर कि जो रिएक्शन आपको दिया गया है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर वो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो मैं है लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज HCl। जब HCl NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा, HCl NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा, इट विल गिव यू NaCl प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, ये याद रखिए। सेकेंड इक्वेशन जो दिया है, मैं पहले इक्वेशंस लिख देता हूँ और फिर एक साथ में मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन जो है वहां पे बैलेंसिंग के साथ में दिया है 2KClO3 प्लस जब इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो दिस विल प्रोड्यूस 2KCl प्लस 3 molecules of oxygen will be released। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अगर आप देखो तो थर्ड में है CaO प्लस H2O। ओके, तो ये आपको देगा CaOH ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, देन फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ वन CaCO3। ओके, जब आप इसको हीट करोगे तो दिस विल प्रोड्यूस CaO प्लस CO2 गैस विल बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, अब इक्वेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर दिस गिवन इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एकदम सिंपल सा मेथड में अगर बताता हूँ आपको। एरो के राइट हैंड साइड में अगर हीट है, देखो यहाँ पे हीट है, यहाँ पर भी हीट है। एरो के राइट हैंड साइड में अगर हीट होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही इस तरफ भी अगर एरो के राइट हैंड साइड में आपको सिंबल दिखता है हीट का तो ये रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर एरो के ऊपर, देखो यहाँ पे एरो के ऊपर आपको नजर आएगा, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर फॉर दैट सो दैट इट विल बी लिटिल इजी। एरो के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल दिखता है आपको हीट का और सेकंड सिंबल आपको यहाँ पे दिखता है। तो एरो के ऊपर या एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कोई कोई यहाँ पे ऐसा हीट लिखता है। सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल, लाइक एरो के ऊपर भी आप लिख सकते हो और एरो के जस्ट साइड में भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे रिएक्शन जो रहेंगे, ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रहेंगे। आई एम राइटिंग दैट एंडोथर्मिक reaction। Similarly here also I'm writing endothermic reaction। ठीक है, थोड़ा सा टीचिंग मेथड मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वीडियोस अब कम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जूम पे लेक्चर ज़्यादा हो रहा है लॉकडाउन के पीरियड में। तो जनरली कुछ बच्चे जब ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, उनको कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो रिकॉर्ड करके फिर मैं ऐसे ही अपलोड भी कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8।
आपको आइडेंटिफाई करना था वेदर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा आप आ जाइए पेज नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। तो जो न्यू मेथड है टीचिंग का कैसा है आप मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आगे के वीडियोस अकॉर्डिंगली मैं कंटिन्यू कर सकूं। लाइक बोर्ड वाला रिकॉर्डिंग अच्छा है कि ये वाला रिकॉर्डिंग इज बेटर? आई थिंक मेरे ख्याल से कन्वीनियंट टाइप जो है मुझे यही लग रहा है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर, क्या बताया मैंने आपको, पेज नंबर 45। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जांपल। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स with examples। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जो था हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखना क्या है इसके अंदर, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अभी अभी हमने इसका एग्जांपल स्टडी किया था। देखो यहाँ पे आपको दी जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, ओके, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल दे सकते हो या फिर ये वाला एग्जांपल दे सकते हो। मैं फिर से नीचे नहीं लिख रहा हूँ, आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। डेफिनेशन सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे उसके लिए कॉपी कर सकते हो। क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एज सिंपल एज दिस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नंबर सेकेंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एकदम सिंपल सा मीनिंग है कंबाइन होना। मैंने आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, a प्लस बी विल कंबाइन टू फॉर्म ए बी। तो ये एकदम जेन्युइन सा एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल जो है आपको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि ऐसा कुछ एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो a और b का डिनोशन है ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताया कि a और b मतलब कोई दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो कंबाइन होने के बाद में जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट विल बी अटैच्ड फॉर्म। तो ए बी अलग अलग था, वो अटैच होकर सिंगल सा एक प्रोडक्ट बन गया। ओके, सो दिस इज माय रिएक्टेंट, दिस इज माय रिएक्टेंट, ओके, whereas this one is my product। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ डेफिनेशन कैसा रहेगा, द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which, okay, the chemical reaction in which two or more than two element reacts to form a single product is called combination reaction।
ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। कॉम्बिनेशन में लास्ट टाइम हमने टेबुलेट फॉर्म के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, Fe plus S will give you FeS, okay, iron plus sulfide will give you iron sulfide। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो H2O plus CO2 will give you H2CO3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। साइड में नहीं लिखते नाम, नाम हमेशा आपको नीचे लिखना है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो, और आंसर के अंदर आप उसका एग्जांपल देके उसको इलॉबरेट करना है तो इलॉबरेट भी कर सकते हो। लाइक यू कैन से व्हेन आयरन इज रिएक्टिंग विद सल्फर इट विल फॉर्म FeS। तो इस तरीके से आप उसको इलॉबरेट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। इक्वेशन अगर बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, और इनफैक्ट आपको मतलब बेसिकली समझ में भी नहीं आया चैप्टर अगर आपको बैलेंसिंग इसका नहीं आया। तो बैलेंसिंग के बहुत अलग अलग मेथड होते हैं। लाइक मैंने जो मेथड बताया था आपको एकदम सिंपलेस्ट मेथड बताया था, बिकॉज इवन आई हैव प्रैक्टिसिंग दैट मेथड फ्रॉम द ईयर 2006 एंड 2007। तो जब से मैं वो मेथड को फॉलो कर रहा हूँ और वही मैंने आपको बताया, और मेरे जो सर एंड टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे सेम मेथड बताया था, तो मेरे लिए वही कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए लाइक आपको अगर कुछ उसके लिए बोलना है, स्टेटमेंट लिखना है, केमिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। okay, chemical equation should be balanced by using a suitable coefficient just before the actual element. So just before writing the name of the element you are writing a coefficient. That coefficient is used to balance the chemical equation. ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, and without this the equation will be incomplete. I'll give you some example for balancing, like copper है and oxygen है। So copper and oxygen को जब हम ऐड करते हैं तो it will become copper oxide। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो आपका जो कॉपर ऑक्साइड है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, राइट, और राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल एटम है ऑक्सीजन का। तो मैं यहाँ पे तो 2 लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला उसका चेंज हो जाएगा, तो मुझे 2 कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे। मान लो यहाँ पे ब्रैकेट है तो 2 जो है ऑक्सीजन के पास भी गया तो 2 कॉपर के पास भी जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर के पास सिंगल 1 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। दिस हाउ आई कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर कॉपर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया है Mg प्लस ऑक्सीजन, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होएगा, रिएक्ट करेगा, उसको जब हीट करोगे तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है सेम जैसा ऊपर आपको मिला था CuO, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है MgO। इस इक्वेशन को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए सिंपल स्टेप जो मैंने आपको बताया था वैसे ही करोगे। कितना ऑक्सीजन है भाई यहाँ पे? तो 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? सिंगल है। तो सिंगल वाले को 2 मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ बैलेंसिंग, तो मैं वैसा बैलेंसिंग नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू राइट दिस 2 ओवर हियर। सो व्हेन आई एम राइटिंग टू दिस साइड, लेट्स से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ब्रैकेट मैंने डाल दिया, तो ये गया ऑक्सीजन के साथ में, तो बट ये जो है मैग्नीशियम के साथ भी जाने वाला है। तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम सिंगल है तो उसको 2 करने के लिए मैं यहाँ पे मतलब बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे उसको जो है 2 लिख दूंगा। सो दिस हाउ माय केमिकल इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। ओके, बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ बैलेंसिंग में। तो थर्ड एग्जांपल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। ओके, थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ में आप रिएक्ट करोगे, ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो ये आपको देगा Al2O3। दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम है इसका। ठीक है,
अब इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है, बट अगर आप छोटा सा ट्रिक मेरा फॉलो करोगे तो डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले ट्रिक बताने से पहले इसको एक्चुअली हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट, 3 and 2। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ओके, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। इनफैक्ट 1.5 आ सकता है, 1.5 into 2 दैट विल गिव यू 3, बट हमें फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे जो है अलग अलग मेथड है, मैं अपना मेथड, अपना ट्रिक बताता हूँ। तो जब बेसिकली आपका 2 और 3 है वहां पे, तो आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में आपका ऑड नंबर किधर है। ठीक है, तो ऑड नंबर जब सर्च करोगे, 2 इज अ इवन नंबर, तो ये नहीं चलेगा। ऑड नंबर ढूंढ रहे हो आप, तो ऑड नंबर देखो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में एक ऑड नंबर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर ये जो ऑड नंबर है मेरा, इस ऑड नंबर को सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा इवन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं इवन बनाने के लिए एक स्टेप फॉलो करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, ब्रैकेट डाल दिया मैंने। अब देखो 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 हो जाएगा 6। ओके, तो 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस 6 ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ये 6 ऑक्सीजन को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यदि मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तो ये जो ऑक्सीजन है दोनों भी तरफ मेरा ऑक्सीजन कायदे से बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बचा मेरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे देखा जाए तो 2 into 2 विल बिकम 4, मतलब यहाँ पे मेरा 4 एल्यूमिनियम एटम्स है। तो इस 4 एल्यूमिनियम एटम को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एल्यूमिनियम एटम है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4, देन इट विल बी बैलेंस। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बैलेंस्ड इक्वेशन को जो है मतलब एक्सप्लेन करके, इलॉबरेट करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये पार्ट हो गया अपना। आ जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट बुक गिर गई नीचे मेरी। ओके, तो ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, आई मीन नेक्स्ट जो दिया है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में दिया है। ठीक है, नंबर 4 है ये। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको कुछ एग्जांपल शायद दिया था, लाइक 2 एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है, अब ये जो C है ये चले जाएगा A के पास, और A जो है ये चले जाएगा C के पास। तो ये जो रिएक्शन के प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं वो होगा CB प्लस A। अब C जो है A को रिप्लेस कर रहा है, मतलब मेरा जो C रहेगा, my C should be more powerful। ठीक है, so this will be more powerful, I will write, okay, my C will be more powerful than my B। तो ये जो एलिमेंट है मेरा C वाला एलिमेंट, ये मेरे A वाले से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर A वाले से कम पावरफुल रहेगा तो सिंपल सी बात है, जब ये इसको वहां से हटाने के लिए आएगा तो वो खुद हट जाएगा। मतलब एक पावरफुल इंसान, ऑलरेडी पावरफुल इंसान कोई है, और कोई एकदम सूखा साखा बंदा आके उसको पुल करके अपने आप को रिप्लेस करेगा, उसको रिप्लेस करेगा अपने प्लेस पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे स्कूल में बेंचेस पे आप बैठते हो, तो अगर आपको कोई जगह पसंद आई कि मुझे इधर बैठना है, लेकिन स्कूल में आप लेट पहुंचे, ओके, तो अगर आप पावरफुल, उसको डराट धमका के उसको वहां से आप उठा के उसके प्लेस पे आप जाके बैठ सकते हो। बट यदि आप खुद लीस्ट पावरफुल हो, ओके, आपको पता है कि उसके पास जाओगे उठाने के लिए कि मुझे इधर बैठना है, तो एक फटका आपको ऐसा मारेगा कि आप खुद कहीं और जाके बैठ जाओगे। तो अगर ऐसा है तो रिएक्शन होने वाला ही नहीं। समझ में आ गया ये प्रोसेस क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो मोर पावरफुल रिएक्टेंट है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा उसकी प्लेस से। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर पावरफुल एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, द मोर पावरफुल एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे, रिपीट कर देता हूँ वापस से।
इक्वेशन के फॉर्म में कि कैसे लिखना है आपको। एग्जाम्पल है बेटा, मैं लिखा हूँ यहाँ पे लाइक CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको जब हम आयरन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये जो आयरन है ये आयरन जाएगा कॉपर के प्लेस पे, ठीक है, बता देता हूँ। ये जो आयरन है ये आयरन जाएगा कॉपर के प्लेस पे, और ये जो कॉपर है यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन बनेगा FeSO4, ठीक है, प्लस क्या बचा, कॉपर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल चाहिए तो आप और भी लिख सकते हो, CuSO4 प्लस इसमें इसके अलावा मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, CuSO4 प्लस Zn जिंक। तो जब इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो ये जिंक जो है इसकी प्लेस पे आ जाएगा और कॉपर जो है उसकी प्लेस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरीके से आप जो है इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेक्शन में मैं, क्योंकि टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके जब कभी मुझे टाइम मिल रहा है आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ओके। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। और लास्ट में एक छोटा सा मैसेज ये है कि लाइक जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे एकेडमी में, हमारा जो एकेडमी है ये मुंबई में है, ओके। मुंबई में मालवनी करके जगह है, मालवनी मलाड कह सकते हैं उसको। यहाँ पे हमारा एकेडमी, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, खाली मेरी ही नहीं, और मैं नहीं मानता मेरी टीचिंग इतनी अच्छी है, आप लोग मुझे बताते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नो अवेयर, ओके। यहाँ पे बेटा 2 बैचेस चलता है हमारा, एक रेगुलर बैचेस चलता है और एक आपका जो रिवीजन बैच होता है, ओके, रिवीजन बैच। तो हमारा ऑनलाइन सेक्शन, जैसे कि ये लॉकडाउन का फर्स्ट लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में सबने ऑनलाइन सेक्शन स्टार्ट किया, बट हमारा जो ऑनलाइन सेक्शन था वो ऑलरेडी हम लास्ट ईयर से ऑनलाइन सेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन सेक्शन का हमारा ये सेकेंड ईयर है। तो रेगुलर बैचेस हमारा जो चलता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, और अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर, मतलब जैसे कि अभी 2020 के अप्रैल से स्टार्ट है, ओके, एंड इट विल बी एंडिंग in 2021 in the month of March। मतलब टोटल 12 महीने का कोर्स होता है, 12 मंथ का कोर्स होता है, ओके, 12 मंथ का कोर्स होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोचिंग जो है आपको साइंस के लिए अवेलेबल है और मैथ्स के लिए अवेलेबल है, साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए इसकी कोचिंग अवेलेबल है, ओके। रिवीजन बैच जो है हमारा 20 डेज का होता है, 20 डेज का रिवीजन बैच होता है। और जो लोग रेगुलर बैच का कोर्स करते हैं उनको तो रिवीजन बैच में ज्वाइन होना ही होना है, क्योंकि दोनों मैं ही लेने वाला हूँ उन लोगों का। रिवीजन बैच जो होता है 20 डेज के लिए होता है, क्योंकि 20 चैप्टर्स इन 20 डेज, अगर आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और 20 डेज में आपको बहुत कुछ स्टडी करना है या रिवीजन करना है, या फिर लाइक आपको कितना आता है वो आपको चेक करना है, तो आप ये 20 डेज का सेक्शन जो है अटेंड कर सकते हो। एंड दिस 20 डेज का सेक्शन will be in the month of December and in the month of January, ठीक है। दिसंबर और जनवरी, मतलब आप किसी एक बैच में ट्राई कर सकते हो दिसंबर और जनवरी के लिए, ठीक है। और टोटल बैचेस हमने जो इसके लिए रेडी की है वो 11 बैचेस है, मतलब 11 बैचेस 2 महीने में हमें कंप्लीट करना है, जिसमें से बेटा 4 बैचेस आर ऑलरेडी फुल, ओके, 4 बैचेस उसमें फुल हो गई है। तो जैसे मैंने लाइक फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि रिवीजन बैचेस जो है हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो पूरा उसी वीक के अंदर हमारा 2 वीक के अंदर हमारा जो था 4 बैचेस फुल हो गए, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है 20 डेज वाला सेक्शन, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ बैचेस अभी भी वैकेंट है, ठीक है। 20 डेज मैंने बोला है 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, प्लस अगर मुझे और इच्छा होगी पढ़ाने की कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ा दूं या कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उसका और हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। एंड दिस अमाउंट, द रिवीजन बैच के लिए जो अमाउंट इट इज जस्ट ₹999, ओके। इसमें आपका कंप्लीट साइंस का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। अब आइए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो मैं आप अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। एसएमएस करना है आपको, कॉल नहीं करना है, ठीक है। एसएमएस करना है,
कहाँ पे SMS करना है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8652408057। कभी कभी रिप्लाई आपको लेट मिलता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीडे आएगा। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस, सो टाइम पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करना है, मैसेज करके आप मैसेज करोगे तो मैसेज में आपको सिर्फ लिखना है आपका नेम, ठीक है, फिर एंटर करके आप प्लेस लिख सकते हो, ठीक है, और नेक्स्ट अप्लाइड फॉर SSC रिवीजन बैच BTCH बैच 2020, ठीक है। इसका मतलब मैं जब रीड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मेरे ऑफिस से आपको डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा बैच है, कब है, क्या टाइमिंग है, वो आपको सारी चीजें वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जब तक ये जुड़े रहे, जितना सेक्शन में आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे और जितना दे सकता हूँ उसका बेस्ट बेनिफिट उठाइए, ओके। चलिए, तो घर में रहिए, सेफ रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में।